3 रोज बाद टॉर्मेंडो के जख्म मुंतमिल होने शुरू हो गए। अब वो उठकर कमरे में चल फिर भी सकता था। मैंने तो खैर उससे कबल ही चलना फिरना शुरू कर दिया था। फरगाना चूंकि हर वक्त कमरे में मौजूद नहीं होती थी, इसलिए मैंने उसकी अदम मौजूदगी में सबसे पहला काम ये किया कि टॉर्मेंडो को दिखाने के लिए पूरी बारीक बीनी से पूरे कमरे की तलाशी ली। मैंने टॉर्मेंडो से कहा कहीं से कोई आला बरामद नहीं हो सका जिसकी बिना पर यह शुबा किया जा सकता कि इसके जरिए हमारी गुफ्तगू कहीं और सुनी जा सकती है। टॉर्मेंडो ने कहा यह एक प्राइवेट अस्पताल है, मिलिट्री अस्पताल होता तो यकीनन यहाँ कोई न कोई ऐसा इंतजाम जरूर होता। मैंने कहा फिर भी तलाशी लेना जरूरी था। मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए यहाँ भी हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए कोई इंतजाम करना क्या मुश्किल था। वो बोला तुमने अच्छा किया दोस्त, अब ये बताओ कि फरार होने का कोई इरादा है या नहीं। मैंने कहा अगर हम यहाँ से फरार न हुए तो फिर कभी फरार नहीं हो सकेंगे, मगर इसके लिए बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करने की जरूरत है। अभी हमारी जिस्मानी हालत इस लायक नहीं है कि हम ज्यादा जिस्मानी मेहनत कर सकें और हमें इस काबिल होने से कबल ही यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाए। टॉर्मेंडो ने कदरे मायूसाना अंदाज में कहा तो गोया हम फरार नहीं हो सकेंगे। मैंने कहा इसकी एक सूरत है कि ठीक हो जाने के बावजूद खुद पर नक्काहत तारी किए रखो। टॉर्मेंडो ने कहा वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन इससे हमें फरार में क्या मदद मिलेगी। मैंने राज़दाराना अंदाज में कहा बाहर दरवाजे पर एक आदमी हर वक्त मौजूद रहता है। वो होता तो सादा लिबास में है, मगर मुझे यकीन है कि वो कोई फौजी है। उसके अलावा राहदारी में बज़ाहिर कोई हिफाजती इंतजाम नजर नहीं आता। हमें उस फौजी पर काबू पाना होगा, उसके बाद हमारी किस्मत है फरार हो गए या पकड़े गए। बहरहाल हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने से तो बेहतर यह है कि किस्मत आजमाई की जाए। टॉर्मेंडो ने मेरे कहने पर अमल शुरू कर दिया। मजीद 3 रोज बाद अगरचे उसके जख्म पूरी तरह मुंतमिल हो चुके थे, लेकिन वो खुद पर नक्काहत तारी किए रहता। मैं तो खैर शुरू से ही अदाकारी करता रहा था। 6ठे रोज मैंने फरगाना के जरिए कर्नल नुमान को पैगाम भिजवाया। उस रोज जब मुझे ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया तो वहाँ कर्नल नुमान भी मौजूद था। कर्नल नुमान ने कहा मुझे बुलवाने का मतलब यही है ना कि तुम कोई मंसूबा बना चुके हो। मैंने कहा सुर्ख रंग की किसी कार का बंदोबस्त हो सकेगा। कर्नल ने कहा बिल्कुल हो जाएगा। डॉटसन 1600 सीसी की एक सुर्ख रंग की कार उम्दा हालत में मौजूद है। मैंने कहा फिर मेरा मंसूबा सुन लो। कल सुबह ठीक 9 बजे फरगाना हमें कमरे में आकर इत्तला देगी कि आज दोपहर हमें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैं उसे कमरे में बेहोश कर दूंगा। बेहोश होने से कबल वो एक हल्की सी चीख मारेगी, जिसे सुनकर दरवाजे पर मुतय्यन शख्स दरवाजा खोलकर अंदर झांकेगा। मैं उसे अंदर खींच लूंगा। उसे कह देना कि वो जरा सी भी मज़ाहमत न करे और मेरा पहला हाथ खाते ही बेहोश हो जाए। फरगाना के कमरे में दाखिल होने से फौजी के बेहोश होने तक ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट सर्फ होने चाहिए। इस दौरान राहदारी खाली रहनी चाहिए, क्योंकि फिर मैं और टॉर्मेंडो कमरे से निकलकर स्टोर की तरफ जाएंगे। उस वक्त वहाँ स्टोर कीपर के अलावा किसी और को मौजूद नहीं होना चाहिए। मैं उसे भी बेहोश कर दूंगा और 2 अदद डॉक्टर के पहनने वाले सफेद कोट हासिल करके एक मैं पहनूंगा और दूसरा टॉर्मेंडो को पहनाकर सीधा लिफ्ट की तरफ जाऊंगा। लिफ्ट भी हमें रुकी हुई मिलेगी और हम लिफ्ट के जरिए नीचे उतरकर अस्पताल के दाखिली दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि हम डॉक्टरों वाले सफेद कोटों में होंगे, इसलिए कोई हम पर खुसूसियत से तवज्जो नहीं देगा। इस पूरे अमल में ठीक 5 मिनट सर्फ होने चाहिए। लिहाजा 9:05 पर हमें अस्पताल के दरवाजे पर सुर्ख रंग की डॉटसन से एक नौजवान उतरता हुआ नजर आएगा, जो खासा हवास बाख्ता होगा, इसलिए कि उसके साथ कोई मरीज होगा जिसकी खराब हालत की वजह से वो इतना बौखलाया हुआ होगा कि कार से चाबियां निकालना तो कुछ, कार का इंजन तक बंद करना भूल जाएगा। हम उसकी बदहवासी से फायदा उठाकर उसकी कार लेकर फरार हो जाएंगे। कर्नल नुमान ने कहा ये सारे काम तो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा ताक़ुब न किया गया तो क्या ये मुनासिब होगा? मैं मुस्कुराया, कहा कतई नामुनासिब होगा। उस एक आदमी के अलावा जो हमारे दरवाजे पर मुतय्यन है और भी लोग निगरानी के लिए मौजूद होने चाहिए, मगर हमारे हुलिये की वजह से धोखा खा जाएंगे। लेकिन अस्पताल के कंपाउंड में जो फौजी जीप मौजूद है। कर्नल ने मेरी बात काट दी, बोला कंपाउंड में तो कोई फौजी जीप नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो हो जाएगी, तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हो? हाँ तो अगर उस जीप ने हमारा ताक़ुब न किया तो मजा नहीं आएगा। कर्नल नुमान ने हंसकर कहा अगर कहो तो कार पर फायरिंग भी करवा दूं। मैंने कहा वो तो करानी पड़ेगी, वरना फायदा ही क्या होगा, लेकिन जरा संभल के, कहीं कार का टायर फ्लैट न कर देना। कर्नल ने बुरा मानकर कहा तुम क्या समझते हो, फायरिंग करने वाले फौजी कौन होंगे? कोई अनाड़ी निशानेबाज नहीं होंगे। अगले रोज मैं ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार था। टॉर्मेंडो अलबत्ता बेखबर था। उसे क्या मालूम था कि चंद लम्हों बाद क्या होने वाला है। गुज़श्ता चंद रोज के दौरान मैंने बातों बातों में उससे इंतहाई कीमती मालूमात हासिल कर ली थी। वो मेरे इस झांसे में आ गया था कि सर पर लगने वाली चोट की वजह से मेरी यादाश्त मुतासिर हुई है। प्रोग्राम के मुताबिक ठीक 9 बजे कमरे का दरवाजा खुला और फरगाना अंदर दाखिल हुई। उसने आते ही कहा आज दोपहर तुम दोनों डिस्चार्ज कर दिए जाओगे।
मैं बेड से यूं उठा जैसे खुशी का इजहार मकसूद हो, मगर मैंने तेजी से झपट कर उसकी कनपटी पर एक हाथ रसीद कर दिया। मैंने ख्याल रखा था कि उसे ज्यादा चोट न आने पाए। फरगाना के मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो लहराती हुई फर्श पर ढेर हो गई। टॉर्मेंडो बौखला कर उठ बैठा। उसने हकला कर कहा, ये तुमने क्या किया? मैंने होंठों पर उंगली रख कर उसे खामोश रहने का इशारा किया। अगले ही लम्हे कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला और दरवाजे पर मुतय्यन शख्स ने कमरे के अंदर झांका। मैंने इंतहाई बौखलाहट का मुजाहिरा करते हुए कहा, इन्हें मालूम नहीं क्या हो गया है जनाब। वो शख्स भी घबराहट का मुजाहिरा करते हुए कमरे के अंदर दाखिल होकर फरगाना पर झुक गया। मैंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसकी गुद्दी पर तबाजमाई कर डाली। ये ज़र भी ऐसी नहीं थी जिससे वो बेहोश होता, मगर वो फौरन बेहोश हो गया। मैंने टॉर्मेंडो का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो जल्दी करो, अगर हम इस मौके से फायदा न उठा सके तो कभी फरार नहीं हो सकेंगे। टॉर्मेंडो को फौरन ही अक्ल आ गई और उसने मजीद हैरान होने का प्रोग्राम मुलतवी करते हुए मेरा साथ देने का फैसला किया। कमरे के दरवाजे पर रुककर मैंने राहदारी में झांकने की अदाकारी की। मुझे तो पहले ही मालूम था कि वहां कोई नहीं होगा। फिर मैंने टॉर्मेंडो को अपने साथ आने का इशारा किया। वो किसी मामूल की तरह मेरे साथ चल रहा था। मेरा रुख स्टोर की तरफ था। स्टोर कीपर को कुछ सोचने समझने की मोहलत ही न मिल सकी। वो चूंकि सिविलियन आदमी था, इसलिए उसे बेहोश करना मेरे लिए कोई मसला नहीं साबित हुआ। उसे बेहोश करते ही मैंने बड़ी बर्क रफ्तारी से 2-3 अलमारियां खोली। ये हरकत मैंने टॉर्मेंडो को दिखाने के लिए की थी। आखिर चौथी अलमारी में मुझे सफेद रंग के कोट मिल गए। मैंने तेजी से 2 कोट निकाले और एक टॉर्मेंडो की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जल्दी से ये कोट पहन लो। टॉर्मेंडो ने भी बड़ी फुर्ती का मुजाहिरा किया। फिर हम दोनों कोट पहनकर दोबारा राहदारी में निकल आए। मैंने टॉर्मेंडो से कहा, तुम्हारे किसी अंदाज से उजलत या घबराहट न जाहिर होने पाए। उसने इस बात में सर हिला दिया। राहदारी में अब भी कोई नहीं था। फिर भी हम आम रफ्तार से चलते हुए लिफ्ट तक आए जो वहां मौजूद थी। हम दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए और मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट के बाहर निकलते ही मुझे अपनी मतलूबा कार दिखाई दे गई। चूंकि पूरा प्रोग्राम मेरे इल्म में था, इसलिए मैंने महसूस किया कि सुर्ख कार वहां पहले से मौजूद थी और लिफ्ट का दरवाजा खुलते देखकर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ नौजवान हरकत में आ गया था। टॉर्मेंडो चूंकि इस बात से वाकिफ नहीं था, इसलिए वो ये बात नोट नहीं कर सकता था। वो मोहतात अंदाज में अतराफ का जायजा ले रहा था। मैंने टॉर्मेंडो से कहा, इधर उधर देखे बगैर सीधे बाहर निकल चलो। वो फौरन ही संभल गया। कार वाला नौजवान अपनी साथी नौजवान लड़की को सहारा देकर सीढ़ियों से ऊपर ला रहा था। कार उससे महज चंद कदम के फासले पर थी और उसके अगले दोनों दरवाजे खुले हुए थे। मैंने धीमी आवाज में टॉर्मेंडो से कहा, उस सुर्ख कार में बैठ जाओ, मैं ड्राइविंग सीट संभालता हूँ। हमने कोशिश की थी कि हमारे किसी अंदाज से उजलत जाहिर न होने पाए, लेकिन कार तक पहुंचने के बाद हमने हर एहतियात बालाए ताक रख दी। टॉर्मेंडो भी झपट कर कार में सवार हुआ था और मैंने भी उसी तेजी का मुजाहिरा करते हुए न सिर्फ कार स्टार्ट कर दी, बल्कि उसे गियर में डालकर आगे भी बढ़ा दिया। मैंने अकब से नौजवान के चीखने की आवाज सुनी, मेरी कार, मगर वो सुनने का नहीं, अमल करने का वक्त था। मुझे मालूम था कि अभी फौजी गाड़ियां हमारा ताकुब शुरू कर देंगी। अस्पताल के अहाते से बाहर निकलते वक्त टॉर्मेंडो ने बदहवासी से कहा, एक फौजी जीप स्टार्ट होकर हमारे ताकुब में आ रही है। मैं नॉर्मन शिलोफ की आवाज में गुर्राया, परवाह मत करो, कार की टंकी फुल है, मैं देखूंगा कि वो कितने माहिर हैं। अहाते के गेट से निकलते ही मैंने कार को सड़क पर बाईं जानिब मोड़ दिया। तेज रफ्तारी के बायस कार के टायरों से तेज आवाजें खारिज हुई थीं और राहगीर पलट पलट कर हमारी कार की तरफ देखने लगे थे। अच्छी बात यह थी कि अस्पताल शहर के मरकज में वाक़ नहीं था, वरना सड़कों पर ट्रैफिक के हुजूम में तेज रफ्तारी से कार चलाना मुमकिन न रह जाता। मैंने भी कार को बाईं जानिब इसलिए मोड़ा था कि ये शहर बसरा के मज़ाफ़ात की तरफ जाती थी। अगर मैं बराह रास्त आर्थर के दफ्तर का रुख करता तो ट्रैफिक के सैलाब में फंस कर रह जाता। एक्सेलरेटर पर मेरे पैर का दबाव बढ़ता ही चला जा रहा था और इसी मुनासबत से कार की रफ्तार में भी इजाफा हो रहा था। सड़क से ज्यादा मेरी नजरें अकब नुमा आईने पर मरकूज थीं। फौजी जीप काफी फासले पर थी और ये फासला बरकरार था। मेरी रफ्तार बढ़ाने के बावजूद उस फासले में कमी वाक़ई न हुई। टॉर्मेंडो ने पलट कर देखते हुए कहा, इस जीप से पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है नॉर्मन। मैंने कहा, तुम देख रहे हो मीटर की सुई 90 के हिस्से पर लरज रही है, इससे ज्यादा रफ्तार बढ़ाना मुमकिन नहीं है। टॉर्मेंडो बोला, अगर सीधी सड़क पर सफर करते रहे तो कभी इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे। मैंने कहा, मुझे एहसास है टॉर्मेंडो, मगर इस रफ्तार पर कार मोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो बोला, कार तो मोड़नी ही पड़ेगी वरना हम बुरी तरह फंस जाएंगे। ख्याल रहे कि उनके पास वायरलेस भी होगा। मुझे एक मोड़ नजर आया और मैंने कार के ब्रेक पर पैर रख दिया। रुकते रुकते भी कार कोई 20 गज का फासला तय कर चुकी थी। टॉर्मेंडो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था कि फिर जख्मी हो गया। उसका सर बड़े जोर से डैशबोर्ड से टकराया था, मगर मुझे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि इन छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दे सकता।
टॉर्मेंडो शायद एहतजाज करता, मगर उस लम्हे हम पर फायरिंग शुरू कर दी गई। ब्रेक लगाने से कार और जीप का दरमियानी फासला कम हुआ था और इसी दौरान हम पर फायरिंग शुरू कर दी गई थी। मैंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर कार को दाईं जानिब मोड़ दिया। ये एक मज़ाफाती बस्ती थी। कार गोली किसी तेजी से उस बस्ती में दाखिल हो गई, मगर उससे कबल ही कई गोलियां कार की बॉडी में धंस चुकी थी। टॉर्मेंडो बड़बड़ाया, आज इन लोगों से बचकर निकलना नामुमकिन लगता है। मैंने टॉर्मेंडो को कोई जवाब दिए बगैर कार दाएं हाथ पर नजर आने वाली पहली सड़क पर मोड़ दी। उस सड़क पर मुड़ते हुए मुझे अकब नुमा आईने में फौजी जीप की एक झलक दिखाई दी थी और मुझे यकीन था कि अगर उन्होंने हमारी कार को न देखा तब भी हम तक पहुंच जाएंगे। गर्द के उड़ते बादल उनकी रहनुमाई करने को मौजूद थे। उस बस्ती में सड़कों पर करीब करीब मोड़ थे और मैं नजर आने वाले हर मोड़ पर कार को मोड़ देता। मोड़ काटते वक्त भी मैं रफ्तार ज्यादा कम न करता। कई बार कार उलटते उलटते बची थी और इस बचत में मेरी महारत का बड़ा दखल था। चंद मिनट के अंदर अंदर बस्ती में खौफ व हरास फैल गया। तूफानी रफ्तार से दौड़ती हुई एक सुर्ख रंग की कार और उसका ताकुब करती हुई फौजी जीप खौफ व हरास फैलाने का सबब बनी हुई थी। फौजी जीप अगरचे बहुत पीछे रह गई थी, मगर अभी उससे खतरा दरपेश था। चुनाचे मैंने दोबारा मरकजी सड़क पर निकलने का फैसला कर लिया। मुझे अंदाजा था कि कौन से मोड़ के जरिए मैं मरकजी सड़क तक पहुंच सकूं, इसलिए मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई और मैं दोबारा मरकजी सड़क पर पहुंच गया। हम वापसी का सफर कर रहे थे। टॉर्मेंटो ने मुड़ कर देखते हुए कहा, रफ्तार बढ़ाओ नॉर्मन, वरना ये मौका भी जाया हो जाएगा। मैंने कहा, हम उन्हें अपने अकब से झटक चुके हैं और कार की रफ्तार में इससे ज्यादा इजाफा करना मुमकिन नहीं। टॉर्मेंटो चीखा, वो देखो एक मोड़ आ रहा है, रफ्तार आहिस्ता करके उधर मुड़ जाओ, फिर हम महफूज हो जाएंगे। वो ठीक ही कह रहा था। मैंने उसके कहने पर अमल किया और कार मोड़ दी। ये ऊंचे तबके की आबादी वाला इलाका था और जहां हम महफूज तरीके से दाखिल हुए थे, यानी अब फौजी जीप हमारे ताकुब में नहीं रही थी। उनके लिए हमें दोबारा तलाश करना आसान भी न था। टॉर्मेंडो ने कहा, अब इस कार से पीछा छुड़ाने की कोशिश करो। इस वक्त पूरे बसरा में इंटेलिजेंस वाले सुर्ख कार की बू सूंघते फिर रहे होंगे। मैंने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस कार से कैसे जान छुड़ाई जाए। फिर फौरन ही मुझे एक तदबीर सूझ गई। मैंने अपने अकब में एक सफेद रंग की कार आते देखी, जिसमें ड्राइविंग सीट पर एक अधेड़ उम्र शख्स के सिवा और कोई नहीं था। मैंने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर उसे कार रोकने का इशारा किया। टॉर्मेंडो ने हैरत से पूछा, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, खुद ही तो कह रहे थे कि कार से पीछा छुड़ाने की कोशिश करो। अब हम इस शरीफ आदमी की कार में सफर करेंगे, आओ। उस शख्स ने कार रोक दी। वाकई वो कोई शरीफ आदमी था। मैंने सुर्ख कार से उतरते वक्त इंजन तो बंद कर दिया था, मगर चाबियां इग्निशन में ही लगी रहने दी। कार के दरवाजे अलबत्ता लॉक कर दिए थे। मैं और टॉर्मेंटो सफेद कार की तरफ बढ़े। कार के नजदीक पहुंचकर मैं ड्राइविंग सीट वाली खिड़की पर झुका। मैंने एक हाथ कोट की जेब में डालते हुए उस शख्स से कहा, आपसे एक पता मालूम करना है। मगर इसी असना में दूसरे हाथ से मैंने ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खोल दिया था। वो हमारे हुलिये देखकर पहले ही हैरान हो रहा था। मेरी इस हरकत पर खौफजदा भी हो गया। उसने खौफजदा लहजे में कहा, तुमने दरवाजा क्यों खोला है? क्या चाहते हो तुम? मैंने नर्म लहजे में कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने हमसे ताउन किया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतनी देर में टॉर्मेंडो दूसरी तरफ से दरवाजा खोलकर उसके बराबर वाली नशिस्त संभाल चुका था। उस शख्स को अंदाजा हो गया कि अगर उसने हमारे कहने के खिलाफ कोई हरकत की तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। चुनाचे वो चुपचाप कार से उतर आया। मैंने सहमे हुए अंदाज में कहा, मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है। मैंने उसके लिए अकबी नशिस्त का दरवाजा खोलते हुए कहा, हम लुटेरे नहीं हैं। एक मजबूरी की वजह से थोड़ी देर के लिए तुम्हारी कार इस्तेमाल करना चाहते हैं। यकीन करो तुम्हें कोई गजंत नहीं पहुंचेगी। मेरे इशारे पर वो अकबी नशिस्त पर बैठ गया। मैंने भी उसके साथ ही अकबी नशिस्त संभाल ली। मैंने टॉर्मेंडो से कहा, यहाँ से आगे तुम ड्राइविंग करोगे? और वो असबात में सर हिलाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार वाला फिर बोला, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? मैं एक जरूरी काम से जा रहा था। मैंने उसे जवाब देने की जहमत किए बगैर उसकी गुद्दी पर एक जचा तुला हाथ रसीद किया और वो पिछली सीट पर ढेर हो गया। 2 घंटे से कबल उसे होश नहीं आना चाहिए था। मैंने टॉर्मेंडो से कहा, इसे तो मैंने बेहोश कर दिया है। अब सीधे आर्थर की तरफ निकल चलो ताकि हम मिलिट्री इंटेलिजेंस की दस्तबुर्ज से महफूज हो जाएं। आधे घंटे बाद टॉर्मेंडो ने बंदरगाह के इलाके के नजदीक एक मसरूफ शाहराह पर कार पार्क कर दी और पलट कर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, सोचने समझने का वक्त नहीं है, बस तेजी से निकल चलो। वो बोला, मैं सोच रहा हूँ कि क्या आर्थर के पास इस तरह जाना मुनासिब होगा। मैंने भिन्ना कर कहा, मिठाई के डब्बे लेकर जाएं या ढोल ताशे पीटते हुए जाएं। वो बोला, तुम समझे नहीं, हमारे हुलिये मुनासिब नहीं हैं और फिर हम फरार होकर आए हैं। मैंने कहा, हम बर दिखावे में नहीं जा रहे। रही फरार की बात तो बाद में तुम कहोगे
कि चूंकि हम फरार हुए हैं इसलिए हमें इसराइल भी नहीं जाना चाहिए। टॉर्मेंडो ने मायूसी से कहा, तुम उसके इख्तियारात से वाकिफ हो, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। चलो खैर, जो हशर भी होगा दोनों का एक साथ ही होगा। आर्थर के इख्तियारात के बारे में सुनकर मैं चौंक पड़ा। इस बारे में टॉर्मेंडो से पहले गुफ्तगू नहीं हुई थी, इसलिए मुझे कुछ मालूम नहीं था। अब इस मौके पर उससे कुछ पूछा नहीं जा सकता था। किसी भी मामले में उससे बराह रास्त सवाल करना खतरनाक साबित हो सकता था। आर्थर के बारे में अब तक मेरा तसव्वुर यही था कि वो यहूदी एजेंटों को सहूलियात फराहम करता है। ऐसे शख्स के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि उसके कुछ इख्तियारात भी होंगे। मैं उलझन में गिरफ्तार हो गया, मगर खामोशी से टॉर्मेंडो के साथ चलता रहा। हम पुरानी तर्ज की एक बिल्डिंग में दाखिल हुए जो खासी हद तक बोसीदा हो चुकी थी। अगर पत्थरों की बनी हुई न होती तो कब की जमीन बोस हो चुकी होती। उसकी सीढ़ियां भी लकड़ी की थीं। कुल 4 मंजिला इमारत थी और उसमें ज्यादातर शिपिंग कंपनियों के दफातर ही वाक़ थे। 24 जीनों पर सफर करके हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे। जीनों की तरह राहदारी भी नीम तारीख थी। एक कोने पर आर्थर एंड कंपनी का बोर्ड लगा नजर आ रहा था। हम उस ऑफिस में दाखिल हो गए। अंदर का माहौल बाहर के माहौल से खासा मुख्तलिफ था। यहाँ तारीकी और सेलन का एहसास नहीं होता था। ऑफिस में रोशनी का माकूल इंतजाम मौजूद था। चंद कैबिन बने हुए थे, जिनमें से एक निस्बतन बड़े कैबिन पर आर्थर की नेम प्लेट लगी हुई थी। कैबिन के बाहर एक काउंटर के अकब में एक सफेद फार्म लड़की किसी रजिस्टर पर सर झुकाए हिसाब किताब में मसरूफ थी। टॉर्मेंडो सीधा उस तरफ बढ़ता चला गया। लड़की ने किसी की मौजूदगी महसूस करके सर उठाया और मैंने महसूस किया कि हमें देखकर वो चौंक पड़ी है, मगर उसने बड़ी तेजी से खुद को संभाल लिया और इस्तकबालिया मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए बोली, फरमाइए जनाब, हमारे लायक कोई खिदमत। आपकी खिदमत करके हमें खुशी महसूस होगी। टॉर्मेंडो ने कहा, मुझे फजाई रास्ते से कुछ फल एक्सपोर्ट करने हैं। मुझे मालूम था कि ये कोड वर्ड्स हैं जो सिर्फ आर्थर के लिए मखसूस हैं। जो भी यहूदी एजेंट यहाँ आता था उसे अपनी शनाख्त कराने के लिए यही जुमले दोहराने पड़ते थे। मैं और टॉर्मेंडो चूंकि पुरस्कार तरीके से काफी अरसा गायब रहे थे, इसलिए ये कोड वर्ड्स दोहराए बगैर हम पर यकीन नहीं किया जा सकता था। लड़की ने कहा, इसके लिए आपको किसी एयरलाइन के ऑफिस से रुजू करना चाहिए, ये तो शिपिंग एजेंसी है। टॉर्मेंडो बोला, वो तो ठीक है, लेकिन फल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, मैं उन्हें उस रास्ते से नहीं भिजवा सकता। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हम आपके लिए एक्सप्रेस सर्विस का बंदोबस्त कर सकते हैं। टॉर्मेंडो ने कहा, ठीक है, वो जहाज बुक कर दो। उसके साथ ही इस शनाख्त का मरहला खत्म हो गया। लड़की ने कहा, मिस्टर आर्थर मसरूफ हैं जनाब, ताहम मुझे यकीन है कि आपकी आमद का सुनकर वो अपनी मसरूफियात तर्क कर देंगे। लड़की ने इंटरकॉम पर आर्थर को हम दोनों के बारे में बताया। हमें फौरन ही अंदर तलब कर लिया गया। आर्थर एक लहीम शहीम आदमी साबित हुआ। वो एक बड़ी सी मेज के अकब में रिवॉल्विंग चेयर पर बराजमान था। हमारे अंदर दाखिल होने पर उसने सर से पैर तक हम दोनों का जायजा लिया। मैंने महसूस किया कि टॉर्मेंडो खासा नर्वस हो गया है। उसकी देखा देखी मुझे भी थोड़ा बहुत नर्वस होना पड़ा। चंद लम्हों के बाद आर्थर के हलक से गुर्राहट निकली। तुम दोनों कहाँ मर गए थे? टॉर्मेंडो ने कहा, हम दोनों पकड़ लिए गए थे जनाब। उसका लहजा खुशामदाना था। मैं खामोश था, मगर मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया था। हम दोनों खड़े हुए थे और आर्थर ने अभी तक हमसे बैठने को भी नहीं कहा था। आर्थर ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा, कैसे पकड़ लिए गए थे? किसने पकड़ लिया था? दफतन मैंने कहा, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया था। और मैं आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठ गया। आर्थर ने गुस्सीले अंदाज में मुझे देखा। बोला, तुम उनकी कैद से फरार कैसे हुए? और अगर फरार हो ही गए तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और अगर आ ही गए हो तो मेरी इजाजत के बगैर इस कुर्सी पर कैसे बैठे? मैंने कहा, बैठने का सबब यह है कि हम मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेहमान नहीं थे, उनकी कैद में थे। हम पर जो तशद्दुद किया गया उसकी वजह से हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। अभी हमें मजीद इलाज की जरूरत थी, लेकिन चूंकि हमें आज ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाना था, इसलिए हमें अफरा तफरी में अस्पताल से फरार होना पड़ा। यहाँ आने की वजह यह है कि हमें फौरी तौर पर पनाहगाह की जरूरत थी, ऐसी पनाहगाह जहाँ इंटेलिजेंस वाले हमें तलाश न कर सकें। हमने पहले उन्हें अपने ताक़ुब से झटका था, फिर यहाँ आए थे। हमें इस हाल में भी तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र थी। आर्थर ने मुझे बड़े गौर से देखा, फिर टॉर्मेंडो से बोला, बैठ जाओ। इस बार उसका लहजा निस्बतन नर्म था। मैंने कहा, तुम्हारा तीसरा सवाल कि हम पकड़े किस तरह गए, इसका सही जवाब तो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले ही दे सकते हैं। उन्हें हमारे बारे में किस तरह इल्म हुआ और वो किस तरह हम तक पहुंचे, लेकिन ये बात तय है कि मुखबरी जरूर हुई है। अगर ये कोई इत्तेफाक था तो हम दोनों के साथ ही क्यों पेश आया, जबकि हम दोनों खुद एक दूसरे के बारे में बेखबर थे। टॉर्मेंडो ने सर को असबाती जुम्बिश देकर मुझसे मुत्तफिक होने का इजहार किया। आर्थर ने कहा, तुम्हारे ख्याल में ये मुखबरी कौन कर सकता है? वो बतदरीज राह रास्त पर आ रहा था। मैंने कहा, ये मालूम करना मेरा काम नहीं है, ताहम वो जो शख्स भी है हम में से ही है, या फिर इराक का कोई एजेंट या तो हमारे दरमियान मौजूद है, या फिर हमसे या हमारे किसी आदमी से इतना करीब है कि उस तक सारी इत्तलात पहुंच जाती हैं।
اور وہ عراقی حکام کو ان سے مطلع کر دیتا ہے۔